एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है शो दैट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है शो करके बताओ nth रूट, ठीक है जी, nth रूट होगा ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन x एंड y। तो उसी के बाद वही कहा है कि जियोमेट्रिक मीन जो है वो बिटवीन x एंड y है। भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो चीज मुझे समझ आई है तो ये समझ आई है कि क्वेश्चन में कहा गया है x, ठीक है जी, एंड y के दरमियान में कितनी n जियोमेट्रिक मीन है। तो आप इधर फॉर्मूला शीट से इधर भी देख सकते हैं कि n जियोमेट्रिक मीन को किसी भी दो नंबर के दरमियान में कितना लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन, सेकंड जियोमेट्रिक मीन, थर्ड जियोमेट्रिक मीन, फोर्थ जियोमेट्रिक मीन एंड सो ऑन जाते जा रहा है। इसी तरीके से n जियोमेट्रिक मीन, हमने n जियोमेट्रिक मीन ले ली जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि n जियोमेट्रिक मीन है x एंड y के दरमियान में। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें कहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के मुताबिक हमें जो कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन लो। तो जियोमेट्रिक मीन कहाँ है, जियोमेट्रिक मीन ये है, तो इनका प्रोडक्ट लेना है। तो g1 को मल्टीप्लाई करना है g2 से, g2 को मल्टीप्लाई करना है g3 से, g3 को मल्टीप्लाई करेंगे g4 से एंड सो ऑन जाते जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे gn से। सही जी भाई, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जियोमेट्रिक मीन जो है, ठीक है जी, x और y के दरमियान में इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी भाई, तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले gn जनरल टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए जियोमेट्रिक मीन का, ठीक है। तो भाई gn इज इक्वल टू होता है a अपॉन b अपॉन a की पावर n अपॉन n प्लस 1। ये तो फार्मूला तुम लोगों को पता होगा, लेकिन यहां पर जरा मुझे बताओ a क्या होता है। a हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, तो यहां पे जो आपका फार्मूले की जो फॉर्म है, ठीक है ना भाई, वो क्या बनेगी, a हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के मुताबिक a की क्या वैल्यू है, a की जगह x लिखा है, तो यहां पे आप x लिख दें। सही जी। फिर b क्या था, b इज लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में यहां पे आपके पास y लिखा हुआ है। सही है जी, तो आप b की जगह y लिख दें। फिर इसके बाद में a, अगेन a आ गया, a इज द फर्स्ट टर्म, तो x लिखा हुआ है, तो x लिख दें। सही है। और उसके अलावा n अपॉन n प्लस 1 वो ऐसे का भी ऐसे रहने दे। सही जी भाई, इतनी बात हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। जनरल टर्म का जो फार्मूला उसको गिवन क्वेश्चन के मुताबिक लिख दिया कि भाई यहाँ पे x और y दिया हुआ था, तो फर्स्ट टर्म x है तो x लिख दी, लास्ट टर्म y है तो y लिख दी। अब इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो भाई g1 है तो g1 x, ठीक है जी, इन y अपॉन x की पावर, यहाँ पे आपको पता है n है, क्योंकि यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा अपॉन में n प्लस 1, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये g2 है, अब g2 को एक्सपेंड करते हैं तो जरा देखो यहाँ पे y अपॉन x की पावर 2 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। 2 क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड जियोमेट्रिक मीन थी। इसी तरीके से थर्ड जियोमेट्रिक मीन कहाँ है, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब थर्ड जियोमेट्रिक मीन का क्या बनेगा कि x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन y की पावर n सॉरी यहाँ पे 3 है तो ये 3 लिख देते हैं अपॉन में n प्लस 1, ठीक है जी। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने 4 तक लिया, चले 4 तक लिखते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y अपॉन x की पावर 4 अपॉन n प्लस 1, ठीक है जी। फिर इसके बाद में ये सो ऑन जाते जा रहा है। इसके बाद n टर्म हमने लिखनी है, तो n टर्म हमें यहाँ पे क्या दी गई है, x, ये तो सामने लिखी हुई है, तो y अपॉन x की पावर n अपॉन n प्लस 1। भाई इतनी चीज मुझे समझाओ, अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन के मुताबिक हमें कहा गया था कि x और y के दरमियान n जियोमेट्रिक मीन है, ठीक है जी, वो ले लिया। फिर उसमें कहा गया है कि जो n जियोमेट्रिक मीन है इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये n स्क्वायर रूट बने होंगे, तो अब n स्क्वायर रूट बनाना है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक ये हमें सिचुएशन दी हुई थी कि n जियोमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करना है। तो भाई जियोमेट्रिक मीन का जनरल फार्मूला क्या था, ये था। अब हमें पता है कि a और b, क्योंकि हमने इस सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे a की जगह x लिखना है, क्योंकि a इज द फर्स्ट टर्म, y हमारे पास लास्ट टर्म है, तो b की जगह हमने y डाल दिया। हमने कुछ नहीं किया, हमारी जो जनरल टर्म का जो फार्मूला था उसको हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक अरेंज कर लिया। फिर उसके बाद में जो फार्मूला था फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन के मुताबिक कैसे हो जाएगा, x x ही रहा, y अपॉन x ऐसे ही रहा, n प्लस 1 जो नीचे लिखा है वो ऐसे ही रहेगा। ऊपर का जो n है ना वो हमेशा प्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ टर्म्स को। तो जिस तरीके से फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड थी तो सेकंड, यहाँ पे थर्ड थी तो थर्ड, फोर्थ थी तो ये फोर्थ आ गया, और इसी तरीके से चलते चलते जा रहा है, तो n है तो वो n की रह गया। सही जी बेटा, हमने यहां तक काम कर लिया। अब इसके बाद जरा देखो अब यहाँ पे क्या करना है, भाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले देखो इसमें x, इसमें x, इसमें x, इसमें x एंड इसमें x, ये कॉमन है सबके अंदर, ठीक है। तो भाई प्लस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4, हमने सिर्फ 4 टर्म्स लिए ना, तो हमने 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसी तरीके से प्लस n और सो ऑन जाते जाते ये n तक आ जाएगा, क्योंकि x, क्योंकि n तक प्रेजेंट कर रहे हैं तो x को जमा करेंगे, एक जमा करते करते ये n तक जा रहा होगा। इसी तरीके से अब जरा देखो इस आगे, अब इन टर्म के अंदर ये x अपॉन y, x अपॉन y, x सॉरी y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x, सही है। तो अब जरा देखो ये पूरी टर्म कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, y अपॉन x से, ठीक है जी भाई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
यहां पे जरा देखो, इसको मैं सीधा करके लिखूं तो n+1, ठीक है, n+1 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 n+ तो n तक ही जाते जा रहा है। लेकिन ऊपर जरा देखो, ऊपर क्या है, ये इस तरीके से है, सही है, ये +2 +3 +4 एंड सो ऑन जाते जा रहा है। ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है। बेटा ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा था कि जियोमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो फॉर्मूला था, जनरल फॉर्म जो थी जियोमेट्रिक मीन का, वो लग दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि भाई ये n तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हर एक टर्म के अंदर x था, तो मैंने x कर दिया, क्योंकि हमें पता है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। लेकिन हमने n तक करना था तो हमने n लगा दिया, क्योंकि ये हमें नहीं पता, ये इनफाइनाइट डी है, तो हमने इनफाइनाइट तक इसको इस तरीके से करके लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमें y/x हमें हर पूरी टर्म में मिल रहा है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। तो भाई पावर में सबसे पहले देखिए x+1 तो पूरे में सेम है, तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन ऊपर देखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर कुछ भी होता तो वो लिखा रहता, एंड सो ऑन जाते जा रहा है n टर्म तक। तो मैंने क्या किया, इस चीज को बेसिक सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, उसको जरा देखो, x के ऊपर n आ जाएगा, सही जी। फिर इसके बाद में y/x के ऊपर आपके पास आ जाएगा, इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x1 n+1 की पावर n अपॉन n+1/2। इस चीज को आप समझो, ये जो चीज थी यहाँ पे मैंने n लिख दिया, और ये जो पूरी चीज थी यहाँ पे मैंने क्या किया, n+1 जो था वो नीचे का नीचे रहा, इसको 1+1 2 +3 +4 एंड सो ऑन टू जाते जा रहा है, इसकी जगह मैंने n+1 × n/2 लिख दिया। इस चीज को आप जरा समझना, यहां से लेकर अगर ये तुमने स्टेप कर लिया तो समझ लो 80% क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पे आके ये मैंने क्यों किया है, कैसे किया, मैं वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर किसी बच्चे को मुश्किल हो रही हो। ये मैंने क्यों किया मैं भी बताता हूं, अगर ये चीज तुम चाहो तो रट्टा मार सकते हो, लेकिन अगर समझना है तो समझ लो, अच्छी बात है। स्टूडेंट सीधी सी बात है, यहाँ पे आप जरा देखोगे ना, x के ऊपर एक सीक्वेंस दी हुई है, x के ऊपर एक सीक्वेंस दी हुई है, और ये आपके पास ये y/x के ऊपर एक सीक्वेंस बनी है, यहाँ पे ले लेते हैं 1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन जाते जा रहा है n तक, ठीक है। मैंने इस ऊपर वाली सीक्वेंस को लिया और इधर ले लिया। अब इस सीक्वेंस को मैं सोल्व करता हूँ। ये जो सीक्वेंस है बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस लो कंसेप्टिव टर्म का वो सेम आएगा। तो भाई ये सम हो रहा है n टर्म तक, तो सम होना हो n टर्म तक का फार्मूला क्या था, n/2 × 2a + n-1 × d। सही जी, ये सम का फार्मूला था कब, जब n टर्म तक एक सीक्वेंस को हमने क्या करना हो, सम करना हो इन AP का मतलब अर्थमेटिक मीन, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस लोगे वो सेम आएगा। तो भाई a यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस में 1 है, d क्या है, d इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, तो 2 - 1 किया तो 1 आ गया, ठीक है जी। ये बात हो गई, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, n तो बेसिकली n की फॉर्म में रहेगा। तो इसको जरा देख लो क्या जनरल टर्म बनेगी, तो भाई n/2, ठीक है जी, 2a की वैल्यू 1 है, उसके अलावा प्लस n-1 है, और d की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो भाई जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 2 × 2, ठीक है जी, और ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो n/2, उसके अलावा यहाँ पे देखो ये n 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई जरा देखो मैंने क्या किया, इस पूरे की जगह ये जो 2/a, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई n+1, ठीक है जी, n/2 है, सही है जी भाई। तो इस चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन टू n जाते जा रहा है, इस सीक्वेंस को मैंने सोल्व किया है अर्थमेटिक के सम के फॉर्मूला से, क्योंकि ये सम हो रहा है, तो इसको मैंने इसीलिए इस पूरी की जगह मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, सही है। आप देख सकते हो n+1 n ऊपर है, उसके अलावा 2 जो था वो डिवाइड में था तो डिवाइड में रह गया, और n+1 जो था वो तो लिखा हुआ था ऑलरेडी, वो यूं का यूं ही रहा। तो बेटा यहां पे तुम्हें एक चीज ये समझ आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे इस पूरी चीज को इस तरीके से क्यों लिखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे छोटा सा मशवरा ये दूंगा कि अगर तुम लोगों को ये चीज मुश्किल लगी तो भाई तुम डायरेक्ट इस चीज को रट्टा मार सकते हो कि इसके बाद ये स्टेप लिख दो, ठीक है जी। अगर एग्जामिनर में ये चीज आने के चांसेस हैं तो आप इसको रफ साइड पे ये चीज करके दिखाओगे, ठीक है जी, अगर फुल मार्क्स लेने हैं। अगर नहीं है तो तुम, अगर कम टाइम है, नहीं याद हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा, तो इस स्टेप को रट्टा मार लो, मेरा तो ये मशवरा है, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से इधर भी मैंने n क्यों लिखा है, तो भाई इसको भी मैं बता देता हूं, n मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे भी देख लो 1 + 1 + 1 + एंड सो ऑन टू जाते जा रहा है n क्रम तक। ये भी बेसिकली बेटा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इनका मुझे सम करना है, तो सम करने के लिए s = n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है जी। ये फार्मूला लगेगा सम का फार्मूला। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, d क्या है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या, तो 0, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो a और d की वैल्यू इधर पुट करो जरा, तो जरा देखते हैं क्या होगा। 2 की जगह a की जगह 1 आ गया, प्लस n-1 × d की जगह 0 आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 0 आया। तो भाई सबसे पहले ये 0 इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 2 और 0 को पूरा मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, सही है। तो इसके बाद में n/2
ये 0 को 2 के अंदर ऐड किया तो यहाँ पे 0 को 2 के अंदर ऐड किया तो 0 ही आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे n आ गया। तो भाई सम ऑफ n, यानी कि इस पूरी सीक्वेंस की जगह हम n लिख सकते हैं, क्योंकि सम होना था n टर्म तक, तो हमने n टर्म का फार्मूला लगा के सम किया तो n आ गया। तो इसी वजह से इस पूरी टर्म की जगह मैंने इस पूरी टर्म की जगह n लिख दिया है। तो अगेन यहाँ पे वही बात बताऊंगा कि भाई इस चीज को अगर आपको ये समझ आ रहा है तो ये चीज आप रफ में करके उसको दिखा सकते हो कि भाई हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी भी मुश्किल हो रही है, लग रहा है कि यार मैं भूल जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है, तुम ये स्टेप डायरेक्ट याद कर सकते हो, रटा मार सकते हो कि भाई ये जो सीक्वेंस है इसके बराबर है, ये जो सीक्वेंस है इसके बराबर। ज्यादा से ज्यादा ये रेफरेंस दे दो कि भाई 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन टू जाते जा रहा है, ये इक्वल है n के। और इसी तरीके से 1 प्लस 2 3 प्लस 4 एंड सो ऑन टू जाते जा रहा है n तक। ये इक्वल किसके था? ये इक्वल था n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 के। ठीक है जी, इस तरह चाहो तो रेफरेंस दे दो, लेकिन इसका जो किस तरीके से सोल्यूशन हो रहा है वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। करके दिखा दो तो ज्यादा अच्छी बात है, रेफरेंस दे दो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। सिर्फ समझ लो कि 10% क्वेश्चन रह गया, आपने आंसर दे दिया। अब जरा देखो बेटा, ये वाला n+1 और n+1 ये कट गया, तो यहां पे आके आपके पास क्या चीज आ गई? x की पावर n, y अपॉन x के ऊपर क्या हो गया? n/2। ऐसा है या नहीं है? ठीक है बेटा, ये हो गई बात जी, बिल्कुल हो गई। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे बेटा जरा देखो इस चीज को, ये जो n/2 है ये इस टर्म के ऊपर भी और n/2 है वो इस टर्म के ऊपर भी आ जाएगा। सही जी, चले जी ले आते हैं, तो चले जी आ जाता है, ये भी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बेटा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे जरा देखें क्या करते हैं। बेटा इसको इस तरीके से जरा देख सकते हो, n/2 है और ये n-2 है। बेटा बेसिकली n/2 जो है x की पावर प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आगे क्या कर रहे हैं? भाई बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर दें। ठीक है जी, तो ये हो गया n/2। सही जी, और इंटू n/2। बेटा यहाँ पे हमने क्या किया? बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड कर दी। तो भाई अब इसका जरा सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए जरा देखो, बेसिस एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बेसिस क्या करेंगे? डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2n आ जाएगा और ये 1 से n मल्टीप्लाई किया, n आ गया। सही जी, फिर इसके ऊपर x के ऊपर क्या है? n/2 लिखा है, वो यूं का यूं ही रह गया। ये चीज ही मुश्किल थी, एलसीएम लेना था। अब एलसीएम तो सिंपल हो गया। तो भाई x की पावर क्या? 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा और नीचे 2 लिखा है वो 2 रह गया, और x के ऊपर क्या आ गया? n/2। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है ना ऐसा, बिल्कुल। तो अब आगे क्या करेंगे? x और y के ऊपर होल n/2 कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? अब एक चीज जरा देखो, यहाँ पे तुम्हें समझाने वाली है। आंसर तुम्हारा 99% कंप्लीट हो चुका है, 1/2। ठीक है जी बेटा, और इसके ऊपर n लिख दिया। बेटा ये 1/2 लिखा हुआ है। अब इस चीज को जरा समझना है स्टूडेंट। तुम लोगों को ये वाली बात पता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरीके से बोल दूं कि x y है, ठीक है जी, इसके ऊपर 1/2 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट होता है। ऐसा है या नहीं है? इसी तरीके से अगर मैं y इसी तरीके से लिख दूं कि 1/3 लिख दिया, तो यार ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा क्यूब रूट, है ना भाई? और क्यूब रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं। ये बात है या नहीं? इतनी बात समझते हो ना? तो अब इस चीज को समझो कि यहाँ पे 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 है, लेकिन इसके ऊपर n लिखा हुआ है। सही जी बेटा, तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट है लेकिन nth टर्म, मतलब कि एक्स वाई, ठीक है जी बेटा, और ये स्क्वायर रूट में आ गया और इसके ऊपर पावर n है। तो भाई जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी x की पावर nth रूट, तो अब जरा देखो क्वेश्चन हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। ये बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे? अब जरा देखो भाई, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी? शो दैट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन x एंड y। तो भाई x एंड y के दरमियान में जो जियोमेट्रिक मीन है उनका प्रोडक्ट लोगे तो वो n स्क्वायर रूट बन रही होगी। तो स्क्वायर रूट बन रही है ना n का, और उसके बाद जो नीचे नंबर है वो तो यकीनन लिखे रहेंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो आपने निकाल के दे दी है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लें। ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये जो 7 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो या आंसर सही ना आ रहा हो तो फिर आप मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा। सही है? तो बात सिर्फ इतनी थी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 3 तीनों एक ही जैसे हैं, तीनों एक ही मेथड के थ्रू सोल्व होंगे। तो आप ये खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द एम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स exceeds their positive GM by 2 and their sum is 20, find the numbers। तो भाई नंबर्स मालूम करने हैं। तो नंबर्स क्या होंगे कि भाई जो भी अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन बन रही है वो दो नंबर के दरमियान में होगी। तो वो जो दो नंबर ए एंड जो बी है वो नंबर्स आपको मालूम करने हैं जो कि आपको कहा गया है। ठीक है ना भाई, फाइंड द नंबर्स। लेकिन जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को हम देखते हैं क्या कहा गया है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू गिवन
क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है कि भाई एम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर के दरमियान में होगी, जैसे कि ए और बी के दरमियान में, यानी कि कोई मिसाल के तौर पर ए कोई नंबर होगा, बी कोई और नंबर होगा, इनके दरमियान में अर्थमेटिक मीन कोई नंबर होगी। तो वो एक क्या दी गई बात कही गई है। और फिर कहा गया है कि एक्सीड देयर पॉजिटिव जीएम बाय 2। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, जो अर्थमेटिक मीन है टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर की है जो कि एक्सीड है देयर जीएम, ठीक है जी, बाय 2। तो भाई इसमें हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 की कंडीशन 1 में हमें कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी बेटा, अर्थमेटिक मीन इक्वल है जियोमेट्रिक मीन के सम के 2 के, ठीक है जी। ये हमें कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन बेसिकली क्या है, अर्थमेटिक मीन है टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर के जो कि एक्सीड कर रही है जीएम के, उसके जीएम अगर उन नंबर का जीएम निकाला जाए उसमें सम कर दिया जाए। तो ये हमें कंडीशन दी गई है, सही जी, पहली कंडीशन ये दी गई है। फिर उसके बाद में कहा गया है देयर सम इज 20, तो इनका जो सम होगा वो 20 के होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 20 हो जाएगा। और यहां पे हम लिख देंगे लेट a एंड b और दी इंटीग्रल नंबर्स, ठीक है जी, या पॉजिटिव लिख दें, जो पूरा नंबर लिखे पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ी चीज को समझ ले, यहाँ पे हुआ क्या है। अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर सम इज 20, तो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का सम इक्वल टू 20 होना चाहिए। नहीं भाई, इन्होंने देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई एम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, ये जो अर्थमेटिक मीन है ना, दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स हैं जो ए और बी, जिसको हमने कहा है, ठीक है जी। कहा गया कि ये जो अर्थमेटिक मीन है देयर एक्सीड करिए देयर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव जीएम बाय 2। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये कि अर्थमेटिक मीन इक्वल है, एक्सीड करा है जीएम के प्लस 2, इसीलिए हमने इसके अंदर प्लस 2 कर दिया जियोमेट्रिक मीन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया कि देयर सम, यानी कि उन नंबर का जो सम है वो इक्वल होगा 20 के। तो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को यूज करते हुए जो हमें कहा गया कि नंबर मालूम करना है, वो नंबर मालूम करेंगे। तो ए एंड बी जो है और दी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, ठीक है जी, जो हमें कहा गया था कि भाई पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स हैं वो हमें ए और बी है, तो वो कहा है। अगर किसी बच्चे को ये इंग्लिश मुश्किल लग रही है तो आप यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकते हो कि ए एंड बी और दी नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल ना लिखना कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था तो मैंने वही लिख दिया, सही है। तो बात एक ही रहेगी कि पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर लिख दो या ए एंड बी आर द नंबर्स, बात एक ही है, ठीक है। तो भाई ये सिर्फ कंडीशन हमें दी गई थी। अब इस कंडीशन के मुताबिक हमें रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, रिक्वायरमेंट की भी हेडिंग डाल दें तो ज्यादा अच्छी बात है। हमें नंबर्स मालूम करने हैं, ठीक है जी, जहां पे हमें एम और जीएम जहां पे बन रहे हैं वो ए से बन रहे हैं और बी दो नंबर से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर्स हमें मालूम करके देने हैं इन दो कंडीशन को यूज करते हुए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई टेक नाउ वी टेकिंग या टेक इस सबसे पहली कंडीशन को ले लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, जियो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन प्लस 2, सबसे पहली कंडीशन ये दी गई थी। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है a प्लस बी अपॉन 2 के, सही जी बेटा। और जियोमेट्रिक मीन इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है जी बेटा। तो भाई ए बी के, सही जी, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ था पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन, तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, सिर्फ प्लस ही रहने दूंगा। प्लस को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। पॉजिटिव इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा गया था कि देयर पॉजिटिव जीएम, सही है ना, तो ये पॉजिटिव जीएम होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस ही लिखा रहने दिया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो भाई यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू डालता हूं, तो जरा देखो ए एम किसके इक्वल है, या इसको आगे कंटिन्यू करूं या इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। ए एम किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू जीएम, तो जीएम यानी कि जी इज दी अंडर रूट ए बी, ठीक है जी, प्लस 2, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा है। अब बेटा ये जो 2 है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस 2 है, ऐसा ही है। अब ये 2 इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भाई ए प्लस बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी प्लस 2 2 4, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि भाई नाउ यहाँ पे जरा देखो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन दी गई थी। इस कंडीशन में a प्लस बी किसके इक्वल था, 20 के इक्वल था। तो यहाँ पे हम कंडीशन को यूज करते हुए वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल है 20 के, तो 2 अंडर रूट ए बी प्लस 4, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा देखिए आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि यार इधर से मुझे a और b की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई ये प्लस का इधर जाके माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 2ab हो जाएगा। तो उस 20 में से 4 गए तो कितना बचा, 16, ठीक है जी, और ये ए बी आ जाएगा। बेटा ये 2 मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल आउट ही करना है, तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 बचेगा, अंडर रूट ए बी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है जी। बेटा मुझे पता है यहाँ से मुझे ए बी की वैल्यू यानी कि ए बी को मालूम करना है, तो इसको खत्म कर, पहले स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा ताकि मैं ए बी को सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे स्क्वायरिंग होती है, ठीक है जी,
इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, ए बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर किया तो 64 होता है। सही जी, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे अब जरा देखोगे, यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई थी, यानी कि जो हमने यहाँ पे यूज की थी वो किसके इक्वल है, a प्लस बी इक्वल टू 20। तो ये प्लस है, इधर जाके मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो 20 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मेरा फायदा होगा कि मैं a की वैल्यू इजीली निकाल पाऊंगा, यानी b की वैल्यू निकाल पाऊंगा। फिर जब b की वैल्यू आ जाएगी a इजीली आ जाएगा। ये जो कंडीशन हमें दी गई थी उस कंडीशन को यूज करते हैं यहाँ पे मैंने a की वैल्यू निकाली, और a की वैल्यू जब मैं पुट कर देता हूँ, a इक्वल है 20 माइनस 20 के, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के, तो b रहा और ये 64 रहा। सही जी, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम इस पेज पे। सही है, तो भाई जरा देखें। अच्छा, तो भाई ये जो b है इससे मल्टीप्लाई हुआ और इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 20b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 64। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये प्लस उधर जाके माइनस का, और ये प्लस 64 इक्वल टू 0 यूं का यूं ही रहेगा। सही है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके यहाँ से b की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जब b की वैल्यू आ जाएगी तो हम सिंपल इसको इधर पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा a और b आ जाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है। तो भाई जरा देखिएगा, सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 64 को इधर क्या लिखा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। अब इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए 20 आ जाए, यार इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 64 को डिवाइड करो 4 से तो क्या आया 16। सही जी, तो ये 16 और 4 को प्लस माइनस ऐसा करो कि बीच की नंबर आ जाए, तो माइनस माइनस किया तो माइनस का 20 हो जाएगा, मिडिल टर्म आ गई जी, बिल्कुल आ गई। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 16b और माइनस 4b प्लस 64 इक्वल टू 0। तो शुरू के दो नंबर और आखिर के दो नंबर से कॉमन लो, पहले वाले में से b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन लिया तो एक b बच गया, और यहाँ से b कॉमन किया तो 16 रह गया। इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर से 4 ही कॉमन आ रहा है, पहले वाले से 4 गया तो b रह गया, और इसी तरीके से 64 में से b कॉमन 4 कॉमन निकालना है, तो अगर कॉमन लेना नहीं आ रहा तो भाई 64 से 4 को जो चीज कॉमन ले रहे हो वो डिवाइड कर दो, क्या आ गया 16। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 64 से 4 कॉमन लोगे तो जो नंबर उससे डिवाइड कर दोगे, जो नंबर आ रहा है वही कॉमन होगा। ठीक है जी, इक्वल टू 0। और यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई आपने माइनस कॉमन लिया तो इसलिए अंदर के साइन चेंज हो गया। ओके, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे b माइनस 16 एक ब्रैकेट ये था, दो बार लिखा तो उसको एक बार लिख दिया, और बाकी जो चीजें उनको आप दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 4 को दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आइदर और की कंडीशन लग जाएगी कि b माइनस 16 इक्वल टू 0 और b माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 16। सही है जी, माइनस है उधर जाके प्लस, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या निकल के आ गई प्लस का 4। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पुट दी वैल्यू, ठीक है जी, पुट दी वैल्यूज ऑफ b इन इक्वेशन, या इसको अगर चाहते तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना चाहते तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, या सिंपल लिख दोगे भाई पुट द वैल्यू ऑफ इन a इज इक्वल टू 20 माइनस बी, इसके अंदर हम पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू 20 माइनस बी है। ठीक है जी, तो पहले b की वैल्यू क्या लिखेंगे 16, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 20 माइनस बी है, तो b की जगह 16 आ जाएगा, तो 16 20 में से 16 गए तो a की वैल्यू क्या बनी 4। सही जी, और इसी तरीके से यहाँ पे अब b की वैल्यू पहले तो 16 थी, अब हम b पुट 4 पुट करेंगे, तो a इक्वल टू 20 माइनस बी है, तो b की जगह आप 4 पुट कर रहे हैं, तो 20 में से 4 गए तो 16, a की वैल्यू क्या निकल के आ गई 16। सही जी बेटा, तो अब आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिजल्ट है, वो बेसिकली क्या था, आपको दो नंबर्स मालूम करने थे a और b के, a और b, ठीक है ना भाई। तो वो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4 और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी 16। ठीक है, या तो ये आंसर होगा, या तो a की वैल्यू 16 होगी या b की वैल्यू 4 होगी। सही जी बेटा, या ये दो आंसर्स आपके बन रहे होंगे। तो हम यहाँ पे जाके आंसर भी चेक कर लेते हैं कि भाई एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, जहाँ पे 16 और 4 आंसर आना चाहिए, 16 या 4 ये आपके आंसर बनने चाहिए। तो ये या तो a की वैल्यू 4 होगी, या 16 b की वैल्यू ये होगी, या ये नहीं होगा तो ये कंडीशन बन रही होगी। तो यही आपके आंसर 16 और 4 है, 16 और 4 यही आंसर आपके पास बन रहे हैं। तो यहाँ पे आके हमारा आंसर भी होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द एम बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर जीएम इज 4, फाइंड दी नंबर। तो भाई ये बात पता है कि अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन जो होगी दो नंबर्स के दरमियान में बन रही होगी, तो वो जो दो नंबर के दरमियान में बन रही है वो नंबर्स मालूम करके दो, जबकि आपको अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन आपको दी गई है। तो इन दो कंडीशंस को यूज करते हुए जरा देखो वो जो दो नंबर है उनको मालूम करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, ठीक है जी, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के मुताबिक, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें कहा गया कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के दरमियान में जो है वो है 5। ठीक है जी, तो अर्थमेटिक मीन जो है वो है 5। तो इसके बाद में हमें कहा है देयर जीएम इज 4, यानी कि जियोमेट्रिक मीन जो इन दो नंबर के दरमियान में है वो है 4। ठीक है जी, और फिर रिक्वायर्ड में हमें कहा गया है, रिक्वायर्ड करना है नंबर। तो नंबर जो है वो क्या है a एंड
बी हैं, ठीक है जी। तो ए एंड बी हमें नहीं कहा गया, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे लेट ए एंड बी और दी नंबर्स, ठीक है जी बेटा, और दी नंबर्स बिटवीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन्स क्या है, लिखना चाहो तो लिख दो, यानी सिंपल भी लिख दो कि ए एंड बी आर दी नंबर्स, ये नंबर्स हैं। तो ए एंड बी हमें मालूम करना है इन दो कंडीशन को यूज करते हुए। सही जी भाई। तो भाई इसके करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं टेक अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी। टेक अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हमें कहा गया है अर्थमेटिक मीन इक्वल है 5 के। तो भाई अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। तो इधर पुट कर दें a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 5, 2 डिवाइड हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी इक्वल टू 5 टू 10 हो जाएगा। सही है जी। अब बेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये है उधर 10 माइनस 10, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, और इसका क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम क्या करते हैं, टेक, अब नाउ वी टेक जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन लेते हैं। तो भाई जियोमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और जियोमेट्रिक मीन इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के, ठीक है जी बेटा। तो भाई यहाँ पे जरा देख लो कि भाई जियोमेट्रिक मीन इसके इक्वल है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें ए बी, ठीक है जी, इक्वल टू 4। आपको उसका मजीद सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो भाई प्लस माइनस अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, ए बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर किया 16 हो जाएगा। सही जी। अच्छा यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा है, लेकिन उसके अलावा आप जरा देखेंगे ना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, पॉजिटिव जीएम, ठीक है ना। पॉजिटिव जीएम का मतलब है कि ये प्लस माइनस जो है इसमें से आपने सिर्फ प्लस वाला लेना है, तो माइनस को ना लिखना, ठीक है। तो ये दोनों आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होंगी। लेकिन उसके अलावा ये भी देख सकते हो कि जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो प्लस माइनस है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जिस तरीके से लेके चलोगे आपका आंसर सही आएगा, ठीक है बेटा। तो भाई यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू 16 है, ओके हो गया, मतलब इतना ही काम किया 16 हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे लिख देंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 के मुताबिक a इक्वल है 10 माइनस बी के, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू डालते हैं 10 माइनस बी, ठीक है। उसके अलावा b से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब b को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, ऐसा ही है। अब इसको थोड़ा सीधा कर लें तो माइनस का उधर जाके प्लस का, ये प्लस उधर जाके माइनस का, और ये प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा है या नहीं है, ऐसा ही है। तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म का सहारा लेते हैं। तो भाई इस नंबर को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, जो कि 1 लिखा है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16। अब इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर है वो आ जाए, सही है। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 और 2 को प्लस माइनस ऐसा करो कि माइनस 10 आ जाए, तो माइनस माइनस किया तो माइनस का 10 इजीली बन गया। तो इसका मतलब यह है कि इस नंबर को मैं इन दो नंबर से क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो भाई ये माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0, इन और इन दो नंबर से b कॉमन ले लें, b कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया 8 आ गया, और इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो b बच जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो कॉमन निकल कर आ जाएगा 8, और ये प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे 2 बार आपके पास लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट b माइनस 8, तो उसको एक बार लिख दें, और बाकी जो नंबर है उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख दें। तो ये आपके पास क्या हो गया, मिडिल टर्म ब्रेक ऑलमोस्ट हो गया, सही है। अब मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। अब इधर जरा देखते हैं, आइदर और की कंडीशन लगाएंगे। आइदर और की कंडीशन लग रही है कि भाई b माइनस 8 इक्वल टू 0, और उसके अलावा b माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, सही है। तो भाई ये एक सिचुएशन बन रही है, तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस, और ये माइनस है उधर जाके प्लस, तो ये b की वैल्यू बन के आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था a एंड b की वैल्यू मालूम करनी है नंबर्स की, तो b की वैल्यूज निकल चुकी हैं, अब a की निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई पुट द वैल्यूज ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जैसे मैं b की वैल्यू पुट करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो जब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू पता है, तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 1 हमें क्या चाहिए, a इक्वल टू 10 माइनस बी, ठीक है। तो b की वैल्यू सबसे पहले 8 आई थी, तो इधर पुट करते हैं a इज इक्वल टू 10 माइनस बी, तो b की जगह 8, सही जी। तो 10 में से 8 गए तो 2 बच गया, सही जी। और इसी तरीके से जो a इज इक्वल टू 10 माइनस a है, तो 10 माइनस b है, तो b की जगह पहले हमने क्या पुट किया था 8, अब हम 2 पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे ये करते हैं। तो अब a की वैल्यू क्या आएगी, 10 में से 2 गया 8, से ओके है जी, बिल्कुल ओके है। तो भाई यहाँ पे जरा देखो, जब b की वैल्यू ये थी तो a ये आना चाहिए, जब b की वैल्यू ये हो तो a की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है a और b, a एंड b नंबर्स का, वो आपके पास क्या आ रहा है, 2 या 8 आ रहा है, या ये आएगा, या तो आपके पास 8 और 2 आएगा, ठीक है ना। a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 होगी। तो जब a की वैल्यू 2 होगी तो b की वैल्यू 8 होगी, ये दो स्टेशन बननी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो यहाँ पे आके हम अपना आंसर भी चेक करा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 8 और 2 आंसर होना चाहिए। तो वही बात है, 8 और 2 है। हमने तो भाई पूरा प्रॉपर सोल्यूशन किया, उसने हमें फाइनल बस आंसर बता दिया है, ए और बी ये होना चाहिए। तो ए और बी ये होगा या ये होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया। तो जिस तरीके से पूरा सोल्यूशन किया है वही मेथड फॉलो होगा। तो यहाँ पे हम
आपका आंसर आ गया है। तो बेटा यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 4.6 हो चुकी है कंप्लीट, और मैं इंतहाई थक चुका हूँ, पता नहीं बस अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे। इंतहाई थक चुका हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें, आपको कामयाबियाँ दें। बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। हो सके तो भाई चैनल को लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दिया करें, कोई भी वीडियो हो तो बेटा उसको सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, इससे ये होता है कि उस वीडियो की रीच बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी एक रिक्वेस्ट है, आपसे कोई फीस की डिमांड नहीं है, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपसे करवाया जा रहा है। तो हो सके तो बेटा चैनल को जितना हो सके शेयर कर सकते हो कर दो, बाकी मुझे दुआओं में याद रखना। एंड अल्लाह हाफिज़।